सही। अब मेरी आवाज आ पा रही है? अब आप लोग सुन पा रहे हैं? चलिए अब बताइए, अब आवाज कैसी है? अब ठीक है, अब फर्स्ट क्लास है, कोई इशू तो नहीं है अब आवाज में? बोलेंगे मैंने माइक चेंज किया है बेटा, है ना? मैंने माइक चेंज किया है तो बताएंगे अब तो कोई इशू नहीं है ना? एक बार बोलेंगे। ठीक है, तो सब लोग कमेंट मत करो, ठीक है? सब लोग कमेंट मत करो, कोई एक भैया कमेंट करके बता दे। ऐसे सब लोग कमेंट करेंगे, मैं किसी का भी कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, इतना तेजी से कमेंट चल रहे हैं। चलो ठीक है, अब ठीक है मेरी आवाज, ओके। आप लोग मानोगे ही नहीं। बिना कमेंट की आप लोग मानोगे ही नहीं। ठीक है, करो, खूब कमेंट करो। ठीक है, मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, हम लोग बच्चे संसद पर चल रहे थे, है ना? संसद के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, संसद के गठन के बारे में आर्टिकल 79 में चर्चा की गई है, संसद का गठन। और आर्टिकल 79 को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर दोबारा से आर्टिकल 79 को रिवाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संसद के गठन में मैंने आपको बताया कि संसद दो सदनों से मिलकर बनेगी, मतलब द्विसदनीय होगी। ठीक है, जिसमें से एक उच्च सदन होगा, एक निम्न सदन होगा। और दोनों सदनों का क्या कॉन्सेप्ट होता है यह भी मैंने आपको बताया, है ना? कि उच्च सदन राज्यसभा जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, प्लस कुछ गणमान्य और शिक्षित लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन करती है। ठीक है, ये जो व्यवस्था है ना, हमने बाई कैमरल द्विसदनीय व्यवस्था, या ये पूरी संसदीय व्यवस्था हमने ली ही इंग्लैंड से है। ठीक है, ब्रिटेन से ली है। अब इसमें द्विसदनीय जो संसद है हमारी, वो भी हमने इंग्लैंड से ली है। बड़ा स्वाभाविक है, जिसमें उच्च सदन और निम्न सदन का कॉन्सेप्ट होता है। निम्न सदन हमारे यहां लोकसभा है, जो कि पीपल्स को रिप्रेजेंट करती है। हम बहुत अच्छे से इस बात को समझिए थे। ठीक है जी, जी। आवाज गूंज रही है। अच्छा, इको आ रहा है आवाज में। ठीक है, अब बताना बेटा, अब बताना क्या? ठीक है, अब भी इको है आवाज में? अगर इको है आवाज में तो कोई बात नहीं। ठीक है, आज की क्लास के लिए आप मैनेज कर लेना। ठीक है, अगर इको है तो। सही है ना? चलो ठीक है, अब ठीक है, ओके। चलो ठीक है, अब ये आवाज वाली बात, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर इको भी हो, थोड़ी सी कम भी आ रही हो, थोड़ी सी ज्यादा भी आ रही हो, मैनेज कर लो। मैं टेक्निकल टीम के किसी बंदे को बुला के इसे सही करवा लूंगा आपकी क्लास के बाद। ठीक है ना? इतनी सुबह सुबह कोई दुकान भी नहीं खुलती बेटा, कोई आ भी नहीं सकता। ठीक है, आपकी क्लास के टाइम पे। तो हमने संसद के गठन के बारे में चर्चा की, आर्टिकल 79 में संसद का गठन है। ठीक है, इसके बाद फिर राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना, इसके बारे में जिक्र आर्टिकल 80 में है। हमने आर्टिकल 80 को भी देखा, है ना? राज्यसभा की संरचना में हमने अधिकतम सदस्यों की संख्या को देखा था राज्यसभा में, और वर्तमान सदस्य संख्या को हमने राज्यसभा में देखा था। इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? लोकसभा की संरचना के बारे में, जिसका जिक्र आर्टिकल 81 में है। मैं एक बार कल का लेक्चर आपको रिवाइज करा देता हूं सभी छोटे बहन भाइयों को। ठीक है, चलो ठीक है मुन्ना, देखो थोड़ा समझदारी से काम लिया करो। ठीक है, आप लोग बहुत ज्यादा अधीर हो जाते हैं सच में, मतलब ठीक है ना, पेशेंस है नहीं तुम लोगों में, सच्ची बात तो ये है। तो बहुत जल्दी ठीक है एकदम से कि सर ऐसी आवाज आ रही है, वैसी आवाज आ रही है, ये और वो, तो प्लीज ठीक है आप लोग पेशेंस रखो। 19-20 भी होगी तो मैनेज हो जाएगा। आवाज तो आ रही है ना, बस बात खत्म। ठीक है, और ये सिद्धांत जो है वो केवल क्लास में ही लागू नहीं होता, आपके जीवन में भी लागू होता है। थोड़ा सा धीरज रखना सीखिए। ठीक है, एकदम से बहुत ज्यादा हाइपर मत हुआ कीजिए। क्या
ठीक है, ठीक है, समय के साथ चीजें ठीक हो जाती हैं, तो मैनेज करके चलेंगे। एक बार हम जितना भी कल के लेक्चर में पढ़े थे, ठीक है, उसको रिवाइज कर लेते हैं। कल जो भी हमने देखा था, कल हमने देखा था सबसे पहले संसद का गठन, ठीक है, आर्टिकल 79। तो जब कल हमने आर्टिकल 79 देखा, ये ध्यान रखना, तो मैं इसके बारे में एक बार और आपको विस्तार से समझा देता हूं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और भी आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई। आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 में जैसा कि हमने बोला क्या है, संसद का गठन है। गठन है संसद का। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा कि हमारे संसद के इस गठन में, जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था, 2 सदन है, बाई कैमरल स्ट्रक्चर है, ये द्विसदनीय व्यवस्था है, बाई कैमरल स्ट्रक्चर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखेंगे, द्विसदनीय व्यवस्था है। इस द्विसदनीय व्यवस्था में, ठीक है, एक उच्च सदन है और एक निम्न सदन है। उच्च सदन और निम्न सदन का मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, इनके कॉन्सेप्ट को भी। द्विसदनीय व्यवस्था है और इसके 3 अंग हैं, 3 अंग है। इन 3 अंगों में बड़ा स्वाभाविक है, 2 तो सदन ही हो गए, 2 तो सदन ही हो गए, और एक अंग इसका कौन हो गया भैया जी, राष्ट्रपति हो गया। ठीक है, ये बात हुई क्लियर, ये बात हमारी समझ में आ गई। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और थोड़ा सा समझ, देखो ये जो संसदीय व्यवस्था है, बस देखो जो मैं बोल रहा हूं ना, इसको आप अभी समझना। ये संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है, हम सब लोग जानते हैं, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है कि संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है। संसदीय व्यवस्था ना केवल ब्रिटेन से ली, बल्कि द्विसदनवाद भी हमने ब्रिटेन से लिया, बाई कैमरलिस स्ट्रक्चर, द्विसदनवाद, ये भी हमने इंग्लैंड से लिया। जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं हमारे संविधान में, जहां जहां पर भी संसद को कुछ विशेषाधिकार मिले हैं, है ना, ये ध्यान रखना, हमारे संविधान में जहां जहां पर भी संसद को विशेषाधिकार मिले हैं, तो वो जो संसदीय विशेषाधिकार हैं वह भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ग्रहण की है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये सारी चीजें हमने ग्रहण की। क्या ये बात आपको समझ में आई, इतनी सी बात, ठीक है, जिसको कि हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, बस थोड़ा सा मैंने एक पॉइंट इसमें ऐड कर दिया। संसद का गठन, द्विसदनीय व्यवस्था, 3 अंग, 3 अंगों में बड़ा ऑब्वियस है कि सर 2 तो इसमें सदन ही हो गए। ठीक है, 2 इसमें क्या हो गए, 2 इसमें सदन ही हो गए सर, 2 तो इसमें सदन ही हो गए। और हमारा, ठीक है, एक जो तीसरा अंग हुआ वह क्या हुआ, राष्ट्रपति हो गया। 2 सदन में उच्च सदन और निम्न सदन का कॉन्सेप्ट है, और ये जो तीनों ही कॉन्सेप्ट है ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। राज्यसभा की संरचना को कल हम देख चुके थे, और आज हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा की संरचना के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोकसभा की संरचना को पढ़ेंगे। लोकसभा की संरचना क्या है, मुझे ऐसा लगता है ना ये लाइट प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए मैं बैकग्राउंड चेंज कर ले रहा हूं। ठीक है, जब तक मैं यहां पर हूं तब तक मैं इस बैकग्राउंड को चेंज कर ले रहा हूं। ठीक है, चलिए बैकग्राउंड को चेंज कर ले रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको फिर से प्रॉब्लम हो। ठीक है, प्रोटोकॉल है कि इस तरह के बैकग्राउंड पे अब सारे टीचर पढ़ाने लग गए होंगे। ठीक है, लेकिन मेरे ब्लैक बोर्ड, इसमें डिजिटल बोर्ड में शायद कैमरा में कोई होगा सेटिंग। ठीक है, अब हम आइए बात करते हैं लोकसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना के बारे में जो जिक्र किया गया है वह आर्टिकल 81 में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसमें किया गया है, आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में उल्लेख किया गया। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना है। राज्यसभा की संरचना में हमने राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या देखी थी, 250 होगी, जिसमें से बोला गया 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से आएंगे। आर्टिकल 80 क्लॉज 1 का प्रावधान था वो। और बाकी के बचे हुए कितने सदस्य हैं, 250 में से 12 अगर मनोनीत किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, तो बचे हुए कितने, 238। 238 वे विभिन्न राज्यों से जो एमएलए हैं, विभिन्न राज्यों की विधानसभा के जो सदस्य हैं जो कि इलेक्टेड हैं, एमएलए,
उन एमएलए के द्वारा वह चुने जाएंगे, एमएलए के द्वारा निर्वाचित होंगे, और उनके निर्वाचन की पद्धति क्या होगी, तो कल हमने जाना था उनके निर्वाचन की वही पद्धति होगी जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की होती है। एकल संक्रमणी मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष मतदान, और बस, ठीक है, ये पद्धति होगी उनकी, वो हमने देखा था। अच्छा, वर्तमान में सर कितनी है राज्यसभा में संख्या, तो वर्तमान में 245 है। 12 तो मनोनीत हो गए जो राष्ट्रपति के द्वारा है, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से आएंगे। अब बचे हुए 233 तो वो विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के एमएलए के द्वारा इलेक्टेड किए जाएंगे। हर राज्य को एक प्रतिनिधित्व दिया गया है, इसको हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। हर राज्य के पास एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, ठीक है, और उसमें इस बात की व्यवस्था कर दी गई है कि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी, जैसे मान के चलिए मैंने कल आपको बताया था कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है, राज्यवार हमने इसको निर्धारित कर दिया है, राज्यवार निर्धारित कर दिया कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर इतनी सर्टेन सीटें मिल जाती हैं तो फिर वह अपना एक सदस्य राज्यसभा में भेज सकती है, ठीक है। तो सर्टेन, ठीक है, कुछ हमने, ठीक है, इसको आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्धारित कर दिया है एक फॉर्मूला लगाकर कि अगर हमें कुछ सर्टेन सीट मिल जाती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो उस सीट को प्राप्त हो जाने के बाद वह पॉलिटिकल पार्टी अपने एक सदस्य को राज्यसभा में भेजने का अधिकारी होगा। जैसे मान के चलिए कि 30 सीटों पर किसी भी राज्य की विधानसभा में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास अगर 30 सीटें हैं तो 30 सीटों पर वह एक सदस्य राज्यसभा में अपना भेज सकती है। तो मान के चलिए अगर किसी के पास 120 सीटें हैं उस राज्य की विधानसभा में, तो वह अपने 4 सदस्यों को राज्यसभा में भेज सकेगी। ये बात आ रही है समझ में? पता है, कभी कभी मैं तुम लोगों के कमेंट देखता हूं तो मुझे लगता है कि अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी के जीवन में दुख है तो वो तुम ही हो। इतने दुख हैं तुम्हारी जिंदगी में, हुआ क्लियर हुआ है? जो मैंने आपको बताया था राज्यसभा की संरचना में, राज्यसभा की संरचना में क्या है कि हमने आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्धारित कर दिया कि अगर इतनी सर्टेन सीट है, ठीक है, ये नियत सीट है, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को प्राप्त होती है तो वह अपने एक सदस्य को वहां पर भेज सकता है राज्यसभा में। ये राज्यों के हिसाब से अलग अलग निर्धारित किया गया है, ये निर्धारित किया गया है उनकी जनसंख्या के आधार पर। एक फॉर्मूला होता है, आपको उस फॉर्मूला में नहीं जाना बस। अब आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में हम जिक्र करेंगे। लोकसभा की संरचना के बारे में जब हम जिक्र करते हैं, चलो ठीक है, एक बार मैं राज्यसभा को फिर से समझा देता हूं, कोई बात नहीं बच्चे, लो एक बार फिर से समझा देता हूं। राज्यसभा की संरचना, इसका जिक्र किस में है? आर्टिकल 80 में है राज्यसभा की संरचना का जिक्र, ठीक है। राज्यसभा में देखिए, एक तरफ हम लेते हैं अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी। एक तो हम इस बात का निर्धारण करते हैं कि राज्यसभा में एक तरफ अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी राज्यसभा में, इसे देखते हैं। दूसरी तरफ हमें यहां पे पता करना है कि वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है। अब हम सभी को यह ध्यान रखना है कि जब हम राज्यसभा की संरचना के बारे में जिक्र करेंगे तो राज्यसभा की संरचना में हमें यह देखना है कि राज्यसभा में 2 तरह के सदस्य होते हैं। एक होते हैं राज्यसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं ये साहित्य से आते हैं, कला से आते हैं, विज्ञान से आते हैं और समाज सेवा से आते हैं, समाज सेवा से, ठीक है। तो जो मनोनीत किए जाते हैं सदस्य वे साहित्य से, कला से, विज्ञान से और समाज सेवा से आते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। ये कितने सदस्य होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं? ये 12 सदस्य होते हैं, ठीक है। ये 12 सदस्य होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। अब निर्वाचित सदस्य, अधिकतम सदस्यों में अगर हम बात करें तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होगी?
238 होगी, 238 सदस्य होंगे। और कल मैंने आपको बताया था ये 238 सदस्य जो हैं ये इलेक्टेड हैं किसके द्वारा? एमएलए के द्वारा, विभिन्न राज्यों के विधायकों के द्वारा इलेक्टेड है, एमएलए के द्वारा इलेक्टेड है। ये बात आ गई आपको समझ में? ठीक है, अब हम वर्तमान सदस्य संख्या पर चलते हैं। वर्तमान सदस्य संख्या का हाल देख लेते हैं। तो भाई वर्तमान सदस्य संख्या, ठीक है ना, देखो अधिकतम कितनी होगी? 250 होगी, मैं लिख देता हूं। और वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी है? आप इसे रिपीट करवा रहे हैं मुझसे बेमतलब के। वर्तमान में कितनी है? 245 है। अब 245 में आप फिर से इनको दो भागों में बांट दीजिए। 245 में मनोनीत है और निर्वाचित है, निर्वाचित है, ठीक है जी, ध्यान रखना। अब 245 में सर मनोनीत तो 12 होंगे जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, और निर्वाचित कितने होंगे सर? 233 यहां पर इलेक्टेड होंगे, 233 निर्वाचित होंगे जो विभिन्न राज्यों के एमएलए के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे, ठीक है। अब जब ये ध्यान रखना है, इसमें होता क्या है, इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है, ये मैं आपको समझा दे रहा हूं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है। इसको आप समझिए कि क्या है। इसमें क्या किया है हमने कि जनसंख्या के आधार पर राज्यवार सीटों का निर्धारण कर दिया है। जनसंख्या के आधार पर राज्यवार सीटों का निर्धारण कर दिया है, सीटों का निर्धारण कर दिया है, ठीक है। प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर हमने राज्यवार सीटों का निर्धारण कर दिया है। कैसे? जैसे सपोज दैट उत्तर प्रदेश, हम उत्तर प्रदेश के बारे में लेकर चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में मोटा मोटा अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, ठीक है, 31 एमएलए हैं तो वह अपना एक सदस्य राज्यसभा में भेज सकती है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास अगर 31 एमएलए हैं, ठीक है, तो ऐसे इतनी संख्या होने पर वह अपने एक सदस्य को राज्यसभा में भेज सकेगी। तो अगर जैसे मान के चलिए कि 100, ठीक है, मतलब मान के चलो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में 150 एमएलए है, 150, तो आप 150 डिवाइड बाई 31 करेंगे, और जब 150 डिवाइड बाई 31 करेंगे तो ये जो संख्या आएगी ये आपकी मोटी मोटी आएगी बच्चे 4 पॉइंट समथिंग के आसपास। बस समझ में आ रही है? 150 डिवाइड बाई 31 करेंगे तो 5 या 15 होते हैं, तो पूरे तो नहीं पे 4 पॉइंट समथिंग के आसपास। तो इसका मतलब है 150 एमएलए हैं तो आप अपनी राज्यसभा में वह पॉलिटिकल पार्टी अपने 3 सदस्यों को भेज सकती है। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर राज्यवार सीटों का निर्धारण किया है, और इनके जो निर्वाचन की पद्धति होती है वह एकल संक्रमणी मत पद्धति होती है। एमएलए जो है वह एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। एमएलए एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर ऐसा करते हैं। बस देखिए, इतना आपको समझना है, इतनी गहराई बहुत है, इससे ज्यादा गहराई में आप लोगों को नहीं जाना। जितना मैंने आपको समझा दिया इतना बहुत है। अब आप लोकसभा पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में लिखा है, आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में डिस्कस किया है। अब लोकसभा में भी सेम वही चीजें होंगी। एक तरफ तो बोला होगा कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या, और दूसरी तरफ है लोकसभा में हमें जाननी है कि भाई वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है। वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? तो एक तरफ लोकसभा में अधिकतम और दूसरी तरफ लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या, ये हमको जानना है, ठीक है, ये हमको पहचानना है। शरद तिवारी जी, ठीक है जी। एक भैया कह रहे हैं आधा घंटा खत्म, वो आप ही की वजह से है ना। जब कल मैंने पूरी राज्यसभा की संरचना समझा दी थी, ठीक है, बहुत अच्छे से राज्यसभा को मैंने बहुत डिस्कस कर लिया था, फिर भी आप बोले कि सर राज्यसभा कैसे, राज्यसभा क्या, एक बार प्लीज और बता दीजिए। अब जब एक बार प्लीज और बता दीजिए तो बेटा मुझसे ऐसा नहीं होगा। अगर मैं बताऊंगा तो मैं डिटेल में जाके बताऊंगा, अगर मैं रिवाइज करवाऊंगा तो मैं पूरा रिवाइज करवाऊंगा। मुझ पे ऐसा नहीं होता कि मैं लिखता चलूं बोलता चलूं, ठीक है, तुम्हारी समझ में ना आए या ना आए, ठीक है, वो तुम देख लो, ठीक है, ऐसा मैं नहीं करता। मैं इस तरह से मैं तुम लोगों पे नहीं छोड़ता। मुझे खुद का अपना सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि हाँ मैंने 100% अपना दिया है, ठीक है। ये जितने भी टेक्निकल टर्म है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, वो आप तक पहुंच गए, आप लोगों ने बहुत अच्छे से उनको समझ लिया, सुन लिया,
ठीक है, कंफर्म हो गए, क्लियर हो गए, मैं तभी आगे बढ़ता हूं। ठीक है, प्लीज अब यहां पर यार आप लोग फोकस करो। तो अधिकतम सदस्य संख्या, हम लोकसभा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होगी बच्चे 552। ठीक है, ध्यान रखना 552। अब इन 552 का भी क्लासिफिकेशन है। 552 में दो होंगे एंग्लो इंडियन, दो होंगे एंग्लो इंडियन 552 में। ठीक है, और बच्चे कितने 550। ठीक है, अब ये जो दो एंग्लो इंडियन है ये नॉमिनेटेड होंगे, ये मनोनीत होंगे जो दो एंग्लो इंडियन है। और ये जो 550 है ये सर इलेक्टेड होंगे, ये निर्वाचित होंगे। अब इसमें भी क्लासिफिकेशन है। 550 में से मैक्सिमम 20 आएंगे यूटी से, मतलब यूटी का मतलब आप समझ गए, यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र से 20 आएंगे। और 530 जो है 530 आएंगे स्टेट से। 530 कहां से आएंगे? स्टेट से आएंगे। और 20 मैक्सिमम यूटी से आएंगे। ये मैक्सिमम सदस्य संख्या है, ये मैक्सिमम है। अधिकतम सदस्य संख्या 552 होगी, दो एंग्लो इंडियन, 550 इलेक्टेड होंगे। 550 इलेक्टेड में से 530 स्टेट्स के द्वारा इलेक्टेड होंगे, हर एक राज्य से टोटल। ठीक है, 530 आएंगे और 20 जो है वो विभिन्न यूटी से आएंगे, ये है मैक्सिमम। अब यहां पर एंग्लो इंडियन की व्यवस्था को आपको समझना है कि एंग्लो इंडियन की व्यवस्था क्या है। ठीक है, आर्टिकल 331 में एक प्रावधान किया गया है कि अगर राष्ट्रपति को लोकसभा में लगता है कि एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व कम है, ठीक है, तो राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। कब? जब राष्ट्रपति को लगेगा कि भैया जी उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में है ही नहीं या फिर बहुत कम है, नाम मात्र के बराबर है, तब राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। अब ये जो आर्टिकल 331 की व्यवस्था थी ना, ये प्रत्येक 10 वर्ष बाद रिव्यू की जानी थी सरकार के द्वारा। हर एक 10 वर्ष पर इसका रिव्यू किया जाना था। रिव्यू का मतलब ये है कि अगर वास्तव में जरूरत है तभी हम केवल दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेंगे, अगर उनका प्रतिनिधित्व ठीक ठाक है और कोई आवश्यकता नहीं है दो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कर उनको रिप्रेजेंटेशन देने की, तो फिर इस व्यवस्था को स्थगित कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा। यह प्रावधान था। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर, ध्यान रखना है, स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 2010 तक हर एक 10 वर्ष के बाद जितनी भी सरकारें आई उन्होंने इस व्यवस्था को रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद इनको रिन्यूएबल कर दिया। रिन्यूएबल का मतलब समझते हो? जैसे आपका कोई भी पैकेज खत्म हो जाता है, कोई सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाता है आपका, तो आप उसे रिन्यू करा लेते हैं फिर से। तो वैसे ही प्रत्येक 10 वर्ष बाद इसको रिव्यू किया जाना था। और जैसे जैसे 10 वर्ष बाद ये रिव्यू होती गई तो 1950 से लेकर और 2010 तक ये रिन्यू होती गई, रिन्यू होती गई, ये सब्सक्रिप्शन बढ़ता गया। जितनी भी सरकारें आई सभी ने कहा कि नहीं, एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व कम है, ठीक है, उनको मनोनीत करना चाहिए। और राष्ट्रपति दो दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत कर देते थे। ठीक है, 2010 तक ये व्यवस्था चलती रही, 2010 तक, ये ध्यान रखना। इसके बाद 2010 से 2020, ठीक है, इस बीच, ठीक है, हर एक 10 वर्ष बाद इसको रिव्यू किया जाना था। तो इस बीच जो भी सरकारें होती थी 2010 से 2020 के बीच में भी इसको फिर से रिन्यू कर दिया गया। तो 2010 में जो भी गवर्नमेंट होगी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने फिर से इसे 10 सालों के लिए आगे बढ़ा दिया, 10 सालों के लिए फिर से इसे रिव्यू कर दिया। ठीक है, अब आया समय 26 जनवरी 2020 का, माफ कीजिएगा, अब आया समय 26 जनवरी 2020 का। और 26 जनवरी 2020 को जो वर्तमान सरकार थी उसने इस व्यवस्था को स्थगित कर दिया। उसने कहा कि अब एंग्लो इंडियन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए उनके मनोनयन को रोक दिया, उनके नॉमिनेशन को रोक दिया, रोक लगा दी, मनोनयन को रोक दिया। ये बात समझ में आ रही है? आप सभी लोग इस बात को समझ में आए, ठीक है ना? रख पा रहे हो? बोलो, क्लियर हो रहा है? मेरे छोटे बहन भाई एक बार सब लोग बताएंगे कि पहुंची ये बात आप लोगों तक कि ये व्यवस्था क्या थी। मैं फिर से बोल रहा हूं, अधिकतम सदस्य संख्या 552 होगी। 552 में से दो एंग्लो इंडियन होंगे, एंग्लो इंडियन जो कि नॉमिनेटेड होंगे, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे। राष्ट्रपति को जब भी ऐसा लगेगा कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन कम है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व कम है, तब बच्चे राष्ट्रपति जो है वह
प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर, हालांकि वो बाध्य होंगे ठीक उस सलाह को मानने के लिए, तो वे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है, इसलिए मैंने स्पेशली लिखा 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। ये व्यवस्था संविधान में थी, आर्टिकल 331 में इस व्यवस्था के बारे में जिक्र है कि ये व्यवस्था हर 10 वर्ष बाद के रिन्यू होनी थी। हर 10 वर्ष बाद पहले रिव्यू होगा, रिव्यू होने के बाद अगर वास्तव में उनका रिप्रेजेंटेशन का तो रिन्यू कर दिया जाएगा, और अगर रिप्रेजेंटेशन ठीक ठाक है तो रिव्यू करने के बाद इसको स्थगित कर दिया जाएगा। ठीक है, आप कह सकते हैं कि 1950 से लेकर 2020 तक आप मोटा मोटा मान सकते हैं, 1950 से 2020 तक हर 10 वर्ष बाद के बाद इसका रिव्यू किया जाता था। रिव्यू करने के बाद जो सरकार थी वो पाती थी कि नहीं, ठीक है, एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं कम है और राष्ट्रपति इनको नॉमिनेट कर दे, राष्ट्रपति इनको मनोनीत कर दे। तो राष्ट्रपति इनको मनोनीत करते रहे 2020 तक। फिर 26 जनवरी 2020, जैसे ही 26 जनवरी 2020 आया, 2020 का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे कि अब 10 वर्ष पूरा हो गए, ठीक है, अब फिर से इसको रिव्यू किया जाना था। 26 जनवरी 2020 को जब इसे रिव्यू किया गया, जब इस व्यवस्था को रिव्यू किया गया, तो उस सरकार ने पाया कि नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है हमें 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की, इसलिए इस व्यवस्था को स्थगित कर दिया जाए और इसलिए उनके मनोनयन को रोक दिया गया। बात समझ में आ रही है? ये बात क्लियर है? अब हम वर्तमान सदस्य संख्या देखते हैं, तो वर्तमान सदस्य संख्या वर्तमान में जो है बेटा वो 543 है। ये ध्यान रखना, 543 है वर्तमान सदस्य संख्या। अब इस 543 में से क्या है भैया, 543 में से 19 तो यूटी से आते हैं। अगर 19 यूटी से आते हैं सदस्य, तो 524 कहां से आते हैं? 524 आपके विभिन्न स्टेट से आते हैं, विभिन्न राज्यों से आते हैं 524। चलिए आइए, अब आप लोग पूछ रहे हैं सर कि एंग्लो इंडियन को एक बार बता दीजिए कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं। एंग्लो इंडियन आप बता दीजिए, ठीक है। आंग्ल भारतीय इनको कहेंगे, हिंदी में क्या कहते हैं? आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन। चलिए, अब ये ध्यान रखना, एंग्लो इंडियन की जो परिभाषा है वह आर्टिकल 331 में दी है। इनको डिफाइन किया है आर्टिकल 331 में, 31 में, और आर्टिकल 331 में एक प्रावधान था कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाएगा। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाएगा, आर्टिकल 331 में प्रावधान था। 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाएगा, ठीक है। वहीं आर्टिकल 333 में, माफ करना, 333 में प्रावधान था कि जो विधानसभा है राज्यों की, जो राज्यों की विधानसभा है, राज्यों की विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाएगा, 1 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाएगा राज्यों की विधानसभा में। ये व्यवस्था किसमें थी? आर्टिकल 333 में थी। अच्छा, यहां पर लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कौन करेगा? तो यहां पर नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, हम अभी पढ़कर आए हैं, राष्ट्रपति। और यहां पर राज्यों की जो विधानसभा है, राज्यों की विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कौन करेगा? तो यहां पर नॉमिनेट करेगा गवर्नर, ठीक है। कौन करेगा? गवर्नर करेगा। ये बात आ रही है ना सभी को समझ में? बोलो क्लियर है? यहां तक कोई इश्यू तो नहीं? अच्छा, अब आप परिभाषा पूछ रहे हैं कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं बेटा। एंग्लो इंडियन ऐसी संतान है, ऐसी संतान है, ध्यान रखना, जिनके पिता यूरोपीय मूल के हों, पिता तो जिनके यूरोपीय मूल के हों और माता जिनकी भारतीय मूल की हो, भारतीय मूल की हो। अब आप बताइए, राहुल गांधी एंग्लो इंडियन है? नहीं, राहुल गांधी के केस में उल्टा है। राहुल गांधी ऐसी संतान है जिसकी माता यूरोपीय मूल की है, पिता जो है वो भारतीय मूल के हैं। पिता राजीव गांधी भारतीय मूल के, उल्टा हो गया राहुल गांधी के केस में। आइए बात, कुछ किताबों ने क्या किया है कि एंग्लो इंडियन की परिभाषा को गलत लिख दिया है। बहुत नामी गिरामी किताब है, उन्होंने लिख दिया है ऐसी संतान, ठीक है, जो यूरोपीय और भारतीय मूल के माता पिता से उत्पन्न हो। नहीं, ठीक है, ऐसी संतान जिनके पिता यूरोपीय मूल के हों और माता भारतीय मूल की हों, हम उनको एंग्लो इंडियन कहेंगे।
मनोज यादव कह रहे हैं सर राज्यों में 530 इलेक्टेड और यूटी से 13 दिया है बुक में। यार जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे पढ़ लो आराम से, ठीक है ना। चलो ये बात तो आई क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया, यहां तक कोई इशू तो नहीं। तो जो मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम वाले कॉन्सेप्ट में बोला है कि भाई 552 मैक्सिमम होगा, 2 एंग्लो इंडियन। अब इस 2 एंग्लो इंडियन वाली व्यवस्था को मैंने बता दिया, आर्टिकल 331 में राष्ट्रपति को 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार था लोकसभा में। हर 10 वर्ष बाद इस व्यवस्था को रिव्यू किया जाना था। 1950 से लेके और 2020 तक आप कह सकते हैं बच्चे कि इस व्यवस्था को रिव्यू किया गया, ठीक है, इस व्यवस्था को रिव्यू किया गया 1950 से लेके और 2010, इवन आप 2020 तक बोल सकते हो कि 2020 तक इस व्यवस्था को रिव्यू किया गया। और जब इस व्यवस्था को रिव्यू किया गया तो उस समय की जो भी सरकारें थी उनको लगा कि एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो वो सरकारें जो है वो राष्ट्रपति से कहती रही कि आप 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते रहिए, और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते गए। इसके बाद, ठीक है ना, अगला जो रिव्यू होना था वह 26 जनवरी 2020 को होना था। तो जब 26 जनवरी 2020 का समय आया तो जो वर्तमान सरकार थी, मोदी सरकार, उसने इस व्यवस्था को स्थगित कर दिया। उन्होंने उसके मनोनयन पर रोक लगा दी कि नहीं, अभी व्यवस्था आगे नहीं चलेगी। आगे कोई सरकार फिर से इसको चालू कर सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मोदी जी ने रोक लगा दी तो आगे चालू नहीं होगी। आगे कोई भी सरकार आई वो फिर से चालू कर देगी, लेकिन फिलहाल ये स्थगित है। ये बात आपको समझनी है, क्लियर है बच्चे। अब इसमें क्या है व्यवस्था, इसमें व्यवस्था यह है कि इस 550 में से मुन्ना, ठीक है, 530 मैक्सिमम स्टेट से आ सकते हैं और 20 मैक्सिमम यूटी से आ सकते हैं, ठीक है। वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, वर्तमान में है 543। इसमें से 19 तो ठीक कहां से आते हैं, यूटी से आते हैं, और 524 अभी वर्तमान में विभिन्न स्टेट से आ रहे हैं। किससे आ रहे हैं, विभिन्न स्टेट से, क्लियर है। अब हम लोकसभा के सदस्यों को देखेंगे, आइए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। सदस्यों का चुनाव, इलेक्शन ऑफ लोकसभा सदस्य। जैसे हम राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव देखे थे, ऐसे ही हम लोकसभा के सदस्यों का चुनाव भी देखने के लिए जा रहे हैं कि सर आखिर लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए सोनू जी का कमेंट है, सर जी एंग्लो इंडियन को क्यों ही मनोनीत किया गया, भारतीयों को क्यों मनोनीत नहीं किया गया। हे भगवान, इतना मतलब आपके, ठीक है, नो डाउट आपके प्रश्न हैं, बढ़िया प्रश्न हैं आपके, ठीक है लेकिन अरे यार, एंग्लो इंडियन को इसलिए मनोनीत किया गया कि अंग्रेज जब, ठीक है, हमारे देश को छोड़कर गए थे, अंग्रेज जब भारत को छोड़कर गए थे, है ना, तो भारत की स्वतंत्रता अधिनियम जो आपका 1947 था, ठीक है, उसमें उन्होंने जो है ना वर्तमान में जो भी या फिर आगे आने वाली जो भी सरकारें होंगी उन सरकारों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि एंग्लो इंडियन को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ठीक है, मतलब उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। एंग्लो इंडियन एक ऐसा समुदाय है जिनके पिता यूरोपीय, माता भारतीय हैं, तो ऐसे लोगों के साथ भारत में किसी भी तरह की कोई भेदभाव ना हो। जैसे आप मूवी देखिए, अभी जो केसरी 2 आई है उसमें जो आर माधवन है वो एंग्लो इंडियन है, आर माधवन। आप देखो केसरी मूवी को, एंग्लो इंडियन है आर माधवन, आप में से किसी ने देखी होगी। क्यों, उसका पिता जो था वो कैसा था, यूरोपीय मूल का था, और उसकी जो माता थी वो भारतीय थी। तो आर माधवन को बड़ा टीज किया जाता था, ठीक है, जब वो आर माधवन अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, जब वह, ठीक है ना, यंग वकील था, तो उसको बड़ा टीज किया जाता था, चिढ़ाया जाता था कि तेरी माँ तो, ठीक है, इस तरह से, मतलब इन द सेंस कि तुम्हारी माँ का पति तो कोई यूरोपीय था, इस तरह से बोला गया आर माधवन को। तो भारत में ऐसे लोगों के साथ ऑब्वियस सी बात है भारतीयों के द्वारा कई बार ऐसा भेदभाव किया जाता था, क्योंकि अंग्रेज तो यहां से छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को बोला जाएगा कि तेरी मम्मी तो भारतीय है और पिता तेरे कौन है, अंग्रेज हैं। आप समझ गए होंगे इस बात को, अब आपके सामने बोलना ठीक नहीं है ज्यादा, आप इस बात को बहुत बढ़िया से, तो ऐसे लोग अपनी बात रख सके, क्योंकि ये भी एक समुदाय है, इनका पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन हो लोकसभा में, ये अपने जैसे और लोगों की दिक्कतों को, अपने जैसे और लोगों की समस्याओं को, ठीक है, उनसे संबंधित मामलों का रिप्रेजेंटेशन कर सकें, इसलिए ये व्यवस्था हमारे संविधान में निर्धारित की गई थी एंग्लो इंडियन वाली। हर 10 वर्ष के बाद इनका रिव्यू किया जाना था। अगर ठीक ठाक मात्रा में एंग्लो इंडियन आ रहे हैं लोकसभा में तो फिर इनको नॉमिनेट करने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर नहीं आ पा रहे तो इनको एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट आप कीजिए, ठीक है, ये था, ठीक है मुन्ना।
लो, शिवांगी गौतम कह रही है सर सानिया मिर्जा और प्रियंका चोपड़ा, ये कैसे एंग्लो इंडियन है? सानिया मिर्जा प्रियंका चोपड़ा, यार कुछ भी, कहां से हो तुम लोग? किस चीज की तैयारी कर रहे हो तुम? यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई? हे भगवान। ये कह रहा है कि सर मेरा टिकट बुक कर दो, मैं देख लूंगा। उल्टा तुम्हें मेरा टिकट बुक करना चाहिए भैया, तुम्हारा टीचर हूं, ठीक है, पढ़ा रहा हूं तुम्हें, तो तुम्हें करना चाहिए कि चलो मास्टर तुम इतनी मेहनत से पढ़ाती हो, चलो हमारी तरफ से तुम्हारे लिए टिकट, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हारी, ठीक है, मैं कर लूंगा टिकट बुक तुम्हारे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बस तुम लोग पढ़ो, ठीक है, तुम लोग पढ़ो, यही मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है कि तुम लोग मन से पढ़ोगे, ठीक है, समझोगे। यही लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के बारे में बात करते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव देखो होता है बच्चे, हमने क्या किया है कि संपूर्ण भारत के क्षेत्र को, संपूर्ण भारत के क्षेत्र को समान जनसंख्या के आधार पर प्रादेशिक चुनाव क्षेत्रों में वर्गीकृत कर दिया है, वर्गीकृत किया है। फिर से समझना, संपूर्ण भारत के क्षेत्र को समान जनसंख्या के आधार पर प्रादेशिक चुनाव क्षेत्रों में, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, प्रादेशिक चुनाव क्षेत्र को बोलेंगे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिए। जैसे मान के चलिए ये संपूर्ण भारत का क्षेत्र है, ये संपूर्ण भारत का क्षेत्र है, तो हमने क्या किया है कि संपूर्ण भारत के क्षेत्र को जनसंख्या के आधार पर समान भागों में डिवाइड कर दिया। तो संपूर्ण भारत के क्षेत्र को समान जनसंख्या के आधार पर हमने, ठीक है, समान भागों में डिवाइड किया। और जब हमने इस तरह से देखा तो हमें पता चला कि टोटल भारत से, ठीक है, मतलब कुल, ठीक है, पूरे भारत से 543, कितने भैया जी, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी। जैसे आपकी एक क्लास है, आपकी एक क्लास में 100 बच्चे हैं और मेरे पास 20 टॉफी हैं, 100 बच्चे हैं और मेरे पास 20 टॉफी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 5-5 बच्चों का एक ग्रुप बना लूंगा और उनको एक टॉफी दे दूंगा, एक चॉकलेट दे दूंगा और कहूंगा भैया आपस में आप लोग बांट लो, ठीक है। तो ऐसे ही हमने संपूर्ण भारत के क्षेत्र को समान जनसंख्या के आधार पर प्रादेशिक चुनाव क्षेत्रों में बांटा है। और इस तरह से जब हमने उसे बांटा तो वो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी, मतलब 543 लोकसभा क्षेत्र निर्धारित किए गए, 543 लोकसभा क्षेत्र निर्धारित किए गए। बात समझ में आ रही है? इस तरह से तो 543 लोकसभा क्षेत्र बनेंगे। ऐसे आप लोग इस तरह से बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। ये एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी ए हो गई, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बी हो गई, ये सी हो गई, ये डी हो गई, ये ई हो गई, ये एफ हो गई, ये जी हो गई, ये एच हो गई, ठीक है, ऐसे ये आई हो गई और एंड सो ऑन। इस तरह से 543 होंगी, टोटल कितनी होंगी, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी। ये बात आ रही है समझ में, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल कोई एक लोकसभा क्षेत्र है, कोई भी एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार खड़े हुए, ठीक है, इससे विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार खड़े हुए। कुछ ऐसे होंगे जो निर्दलीय भी होंगे, ठीक है, जैसे कोई ए है जो कि बीजेपी से है, कोई बी है जो कि समाजवादी पार्टी से है, समाजवादी पार्टी से, कोई सी है जो कि आपके बहुजन समाज पार्टी से है, बीएसपी से है, कोई डी है जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से है, आईएनसी से, कोई ई है जो कि तृणमूल कांग्रेस से है, और कोई एफ है जो कि आप कह सकते हैं कोई आम आदमी पार्टी, चलो इसको तो हम भूल ही जाते हैं बेचारे को, आम आदमी पार्टी से। तो इस लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट खड़े हुए बीजेपी, और उस लोकसभा क्षेत्र की जो संपूर्ण जनता है बच्चे, जनता ने वोट किया,
जनता ने इनको वोट किया, वोट किया। तो अब यहां पर इनके वोटिंग में कौन सा सिस्टम लागू होता है? इनके वोटिंग में सिस्टम लागू होता है फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, ठीक है ना, एफपीपीएस, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। मतलब जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही उम्मीदवार विजयी हो जाएगा। जिसको सर्वाधिक वोट मिलते हैं मिलते हैं वही उम्मीदवार विजयी हो जाता है। इसी को कहेंगे हम लोग फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। जो दूसरे नंबर पे है, अगर उससे एक भी वोट ज्यादा मिला, फालतू मिला किसी को, तो वो जीत जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा वोट का मतलब आप समझ गए ना, बस यही है। सबसे ज्यादा वोट का मतलब है कि अगर एक वोट भी फालतू मिलता है, ठीक है, इधर एक सिंगल वोट भी फालतू मिल रहा है ना, तो भी आप चुनाव जीत जाएंगे। फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम ये है। सर केसपाल सर ने राहुल गांधी को एंग्लो इंडियन बोला है, प्लीज क्लियर, गलत है वहां पर वो केसपाल सर, ठीक है, या फिर किसी ने भी बोला है, वो गलत है वहां। ऐसा तो नहीं तुमने खामखा उनका नाम ले दिया हो? तुम अपना ही कोई डाउट क्लियर करना चाह रहे हो, उन बेचारों का नाम ले दिया आपने। जैसे एक भैया पूछ रहा है कि सर आपने ना ये बताया राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है ना उपराष्ट्रपति को। बेटा देखो, आपके एग्जाम का लेवल वो नहीं है, ठीक है, आप एमटीएस की तैयारी नहीं कर रहे, आप पुलिस की तैयारी नहीं कर रहे कि वेतन जो आपसे पूछा जाए। और फिर भी इतनी तो नॉलेज आप देखिए, इतनी बेसिक नॉलेज तो रखो। टीचर का काम बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना हो, फैक्ट रटवाना ना हो, इस बात को आप निर्धारित करो, ठीक है ना। तो वो सबको पता है, कर लो गूगल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कितना वेतन है। बहुत अच्छा, ठीक है, हाँ। ओके, क्लियर हो गया, ये बात आ गई समझ में। देखो तो मैं फिर से बोल रहा हूं, हमने क्या किया कि संपूर्ण भारत के क्षेत्र को ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वल पॉपुलेशन, संपूर्ण भारत के क्षेत्र को समान जनसंख्या के आधार पर हमने कुछ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट लिया, कुछ प्रादेशिक चुनाव क्षेत्रों में वर्गीकृत कर लिया। हमने संपूर्ण भारत के क्षेत्र को, ठीक है, समान जनसंख्या के आधार पर प्रादेशिक चुनाव क्षेत्रों में बांटा। जैसे ये संपूर्ण भारत का क्षेत्र है, तो हमने समान जनसंख्या के आधार पर इसको टोटल 543 लोकसभा क्षेत्रों में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी उम्मीदवारों को टिकट देंगे, वो उम्मीदवार खड़े होंगे, कुछ निर्दलीय भी हो सकते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के भी विभाग पे, वहां की जनता उनको वोट देगी, ठीक है। जनता जिसको भी सबसे ज्यादा वोट देगी वो चुनाव जीत जाएगा, ठीक है। ऐसे इलेक्शन को हम प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इस प्रकार के चुनाव को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के चुनाव को बेटा हम प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, हम प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं, ये ध्यान रखना, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन है, ठीक है। नंबर फर्स्ट पॉइंट बुनना, जहां पर जनता अपने उम्मीदवार का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है। और भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन जहां जहां पर भी है, वहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है, वहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। जहां जहां पर है वहां पर क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है।
मताधिकार है, ठीक है ना। मतलब 18 वर्ष से आयु के व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होगा मतदाता सूची में उसका अगर नाम हो तो 18 वर्ष से ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति मतदाता सूची में नाम रखने का अधिकारी होगा। 18 वर्ष से ऊपर की आयु का हर एक व्यक्ति मतदाता सूची में नाम का अधिकारी होगा कि उसका नाम मतदाता सूची में हो, और अगर मतदाता सूची में उसका नाम है तो स्वाभाविक सी बात है उसे वोट डालने का भी अधिकार होगा, ठीक है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, प्रत्यक्ष निर्वाचन है। और यहां पर ठीक है हमेशा ध्यान रखना, भारत में जहां पर भी प्रत्यक्ष निर्वाचन है, जिस भी प्रकार के चुनाव में प्रत्यक्ष निर्वाचन है, वहां पर एफपीपीएस मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पद्धति लागू होती है। अब आप इस पद्धति को समझ गए। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब है जिसको सबसे पहले सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, ठीक है, वह चुनाव जीत जाएगा। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, ठीक है, वो चुनाव जीत जाएगा। चलो ठीक है, ये बात आ गई समझ में, यहां तक कोई इशू तो नहीं, क्लियर है। एक बच्चा बोल रहा है कि उन्होंने बोल दिया था लेकिन बाद में उन्होंने इसे सही कर दिया था, ठीक है बच्चे। अब आप इश्यू मत बनाया करो, ठीक है। चलिए आइए, क्लियर है। एंग्लो इंडियन परिभाषा 331 में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने का अधिकार प्रेसिडेंट को है, ठीक है। आर्टिकल 331 में ये आर्टिकल 333 में, माफ करना 333 है। आर्टिकल 333 में बच्चे राज्यों की विधानसभा में एक एक एंग्लो इंडियन को, 333 में है, राज्यों की विधानसभा में एक एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने का अधिकार वहां के गवर्नर को होगा। अच्छा, इस व्यवस्था को हमने स्थगित कब किया है? ये जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था 1950 से और 2020 तक चली आई है ना। आप लोगों को मैंने बताया ये जो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की व्यवस्था थी, इस व्यवस्था का एडजॉर्नमेंट हुआ, इस व्यवस्था का स्थगन हुआ है, और ये 1950 से 2020 तक कंटिन्यू चली आ रही थी। 1950 से 2020 तक, इसको 2020 में, ठीक है, हमने रोक दिया। तो हमने कौन सा संविधान संशोधन से रोका? 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 104वां संविधान संशोधन, ठीक है। इससे हमने इस व्यवस्था को स्थगित कर दिया, स्थगित कर दिया। अब स्थगित करने का मतलब क्या है बच्चे? स्थगित करने का मतलब है कि रोक देना, आगे कोई और सरकार आए वह दोबारा से फिर से इसको स्टार्ट कर सकती है, कोई इशू नहीं है। मंजीत बोल रहे हैं प्रियंका चोपड़ा की लड़की, ठीक है, एंग्लो इंडियन होगी? नहीं होगी प्रियंका चोपड़ा की लड़की एंग्लो इंडियन, ठीक है ना। एंग्लो इंडियन का ये जो कॉन्सेप्ट था, ये बच्चे हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान के लागू हो जाने से पहले की संतानों के संदर्भ में था, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, प्रियंका चोपड़ा की लड़की अगर अमेरिका में पैदा हुई है और भारतीय नागरिकता उसने नहीं ली तो वो भारत का नागरिक नहीं मानी जाएगी। लोकसभा से कितने % सदस्य मंत्रिमंडल में चुने जाते हैं? रामकिशन मेरा टेस्ट ले रहे हैं बेटा, 15% है, ठीक है। अभी ध्यान रख लो ये, ठीक है, ध्यान रखो, पहले समझ लो ये, ठीक है। टोटल कितने होते हैं कितने नहीं होते इसको देख लो आप, ठीक है, मैं समझा दूंगा। आगे ये बात समझ में बहुत अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रामकिशन जी, लोकसभा की संरचना देख ली, लोकसभा का चुनाव देख लिया कैसे होता है, किस प्रकार की पद्धति होती है, इसको जान लिया। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 83 में। आर्टिकल 83 में एंटर कर चुके हैं और आर्टिकल 83 बोलता है प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन कराया जाएगा। इसको आप समझना है। 83 बोला क्या है? प्रत्येक जनगणना के बाद, जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन होगा, सीटों का पुनः समायोजन होगा, पुनः समायोजन। अब ये है क्या मेरे प्यारे बच्चे? अब बताओ, लोकसभा और विधानसभा में जितनी भी सीटें हैं, जैसे किसी भी राज्य की विधानसभा में 403 सीटें हैं या लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो इन सीटों का निर्धारण हमने किया किसके आधार पर है? जनसंख्या के आधार पर। भाई जी, लोकसभा में 543 सीटें हैं, राज्यसभा में, सॉरी, राज्यों की विधानसभाओं में जितनी भी सीटें हैं उनका निर्धारण हमने जनसंख्या के आधार पर किया है। तो जब जनगणना होगी तो जनगणना के बाद जो भी जनसंख्या के आंकड़े आएंगे या तो वो पहले की तुलना में बढ़ेंगे या फिर कम हो जाएंगे, समान भी रह सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो पुरानी जनगणना के आधार पर, ठीक है, हमने सीटों का निर्धारण किया हुआ है। जब नई जनगणना हुई, नई सेंसस हुई, तो जनसंख्या तो बढ़ेगी या जनसंख्या घटेगी, और जब जनसंख्या बढ़ेगी घटेगी तो हमने बेटा सीटों का समायोजन किसके आधार पर किया है? जनसंख्या के आधार पर किया है हमने सीटों का समायोजन, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है।
तो अब नई जनगणना के बाद हमें फिर से नई तरीके से सीटों का समायोजन करना होगा, ये ध्यान रखना। अब आप सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, 1962 में, ठीक है, 1972 में और 1952 में, 1952, 1962 और 1972, मतलब 1972 तक। 1950 में, ओ सॉरी, 1951 की जनसंख्या के आधार पर या 1951 की सेंसस के आधार पर, 1951 की जनगणना के आधार पर 1952 में सीटों का समायोजन हुआ, सीटों का समायोजन हुआ, लोकसभा की सीटों का भी समायोजन हुआ, राज्य विधानसभा की भी सीटों का समायोजन हुआ था, ये ध्यान रखना। तो 1951 की जो सेंसस थी, 1951 की सेंसस को आधार बनाते हुए 1952 में सीटों का समायोजन किया गया। फिर वैसे ही 1961 की जनसंख्या को आधार बनाकर 1961 की जनगणना को आधार बनाकर बचे 1962 में सीटों का समायोजन किया गया 1962 में। और ऐसे ही 1972 में 1971 की जनगणना को आधार बनाकर 1972 में भी सीटों का समायोजन किया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सीटों का समायोजन लोकसभा की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, देखिए, 3 बार हुआ है। अच्छा, हाँ सॉरी, 82 होगा, माफ करना, 82 आर्टिकल 82 होगा, ठीक है, आर्टिकल 82। तो प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन 1951 की जनगणना को आधार बनाते हुए 1952 में सीटों का समायोजन हुआ, 1961 की जनगणना को आधार बनाते हुए 1962 में सीटों का समायोजन हुआ, 1971 की जनगणना को हमने आधार बनाया और 1971 की जनगणना को आधार बनाते हुए 1972 में सीटों का समायोजन हुआ, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनकी जनसंख्या को आधार बनाया, आधार बनाकर ये समायोजन हमने किया 1972 में, ठीक है ना बच्चे, सीटों का समायोजन हुआ। और 1972 में जो लोकसभा की सीटें थी वो ऑन द बेसिस ऑफ द जनगणना, 1971 की जनगणना के आधार पर 1972 में लोकसभा की सीटें 543 निर्धारित की गई, 543 निर्धारित की गई। और आज भी वर्तमान में कितनी है, 543 है। इसका मतलब है कि 1972 के बाद ये रुक गया है, ठीक है, रुक गया है ना बच्चे। ये जो प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का जो समायोजन होता है, 1951 की जनगणना के आधार पर 52 में हुआ, 1961 की जनगणना के आधार पर 62 में, 71 की जनगणना के आधार पर 1972 में, और लास्ट 1972 में लोकसभा में 543 सीटें निर्धारित की गई थी 1971 की जनगणना के आधार पर। और अभी भी 543 है सीटों की संख्या। तो इसका मतलब है कि 1971 की जनगणना के बाद, ठीक है, फिर कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। ना 1981 की जनगणना को आधार बनाकर हमने 82 में किया, ना ही 91 की जनगणना को आधार बनाकर हमने 92 में किया, और ना ही, ठीक है, हमने किया ही नहीं। तो हमने भैया जी क्यों नहीं किया है ऐसा, तो ध्यान रखना, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, सबसे पहले, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कब हुआ 42वां संविधान संशोधन, आप कहेंगे 1976 में हुआ, 1976 में हुआ। और 42वें संविधान संशोधन में यह बोला था कि ये जो 543 लोकसभा की सीटों की संख्या है, इस 543 लोकसभा की सीटों में 2001 की जनगणना तक कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जनगणना तक कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2001 की जनगणना तक देयर इज नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा 42वें संविधान संशोधन 1976 में बोला कि 2001 की जनगणना तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बेटा 1971 की जनगणना हुई, फिर 1981 की हुई, फिर 1991 की हुई, और फिर 2001 की जनगणना हुई। जब 2001 आया तो 2001 आते ही उस समय की जो सरकार थी उसने एक 84वां संविधान संशोधन लाया। 84वां संविधान संशोधन ये 2002 में आया, और इसने बोल दिया कि अब भैया जी 2026 तक
सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, कब तक? 2026 तक। ये 84 में संविधान संशोधन 2002 से किया है। तो आज भी बच्चे, ठीक है, ध्यान रखना, आज भी वर्तमान में भी जो हमारे यहाँ लोकसभा की सीटें हैं उनका आधार क्या है? 1971 की जनगणना। उनका आधार आज भी 1971 की सेंसस है। आज भी उनका आधार 1971 की जनगणना है। ठीक है, वर्तमान में जितनी भी सीटें हैं, वर्तमान में जितनी भी सीटें हैं लोकसभा में, ठीक है, उन सीटों की संख्या का आधार क्या है? लोकसभा में 1971 की जनगणना है। ठीक है, ध्यान रखना। और जो पॉपुलेशन पॉलिसी है, जो जनसंख्या नीति है, वह 2000 की है। सन 2000 की जनसंख्या नीति लागू है। तो सन 2000 की जनसंख्या नीति के लागू होने पर और 1971 की जनगणना को आधार बनाते हुए 2026 तक सीटों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यह व्यवस्था की गई है। बात समझ में आ रही है? हाँ, 19 सीटों का बंटवारा बिल्कुल बताऊंगा, यूटी में किस किस में है, कैसे कैसे है, बिल्कुल बताऊंगा। ये बात आ गई समझ में? यहां तक कोई इशू तो नहीं किसी को, बिल्कुल किसी भी तरह का? एक बार थम्स अप करके मुझे बताएं, एक बार थम्स अप करके बताएं कि यहां तक किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं है। ठीक है जी, इतना हमने समझा और हमने बड़ा जबरदस्त तरीके से समझा। ठीक है, जितना भी हमने समझा। चलो ठीक, सबके समझ में आ गया। अब देखो, लोकसभा में सीटें, लोकसभा में सीटों का वर्गीकरण, सीटों का वर्गीकरण, इसे आप समझे। ठीक है, सीटों का वर्गीकरण। टोटल 543 है भाई, सीट टोटल कितनी है? 543 है, 543 सीटें हैं। अब इन 543 सीटों में से आपको ये ध्यान रखना है कि सर 524 स्टेट से आएंगी, स्टेट में, और स्टेट में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से आती हैं, 80 सीटें हैं, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश। फिर महाराष्ट्र से आती हैं। ठीक है, ये आप लिख लेंगे, ध्यान रखना, ये इंटरनेट पे आपको लिस्ट मिल जाएगी, गूगल कर लेना, लिख लेना। ठीक है, चलिए यूटी का मैं आपको समझा दे रहा हूं, मिल यूटी का भी जाएगा, लेकिन यूटी का महत्वपूर्ण है। यूटी के लिए 19 सीटें निर्धारित है यूटी में। कितनी? 19। अभी जो 19 सीटें हैं, इसमें सबसे पहला है आपका यूटी, जिसका नाम है एनसीटी दिल्ली। ठीक है, यूटी का नाम एनसीटी दिल्ली है, और नई दिल्ली जो है वो एक सिटी है, और वो जो यूटी है उसका नाम एनसीटी दिल्ली है। दूसरा आ गया आपका लद्दाख, तीसरा आ गया आपका जम्मू कश्मीर, चौथा आपका आ गया अंडमान एवं निकोबार, निकोबार। पांचवा सर आ गया आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़। छठवां आ गया आपका सर दादर नगर हवेली और दमन दीव। ये एक हो गए हैं ना बच्चे, दादर नगर हवेली और दमन दीव। सातवां आ गया आपका लक्षद्वीप, और आठवां आपका पुदुचेरी। टोटल 8 यूटी है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब देखो आपको कैसे चलना है लेकर। पुदुचेरी से एक, लक्षद्वीप से एक, दादर और नगर हवेली से एक था, दमनदीप से एक था, दोनों मर्ज हो गए, 2 हो गए। चंडीगढ़ से एक, अंडमान निकोबार से भी एक। ठीक है, अंडमान निकोबार से भी एक,
आइए, जम्मू कश्मीर लद्दाख दिल्ली, अब कितने हुए, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है 7 हो गए दिल्ली से, ठीक है 6 और 7 कितने हो गए 13, ठीक है ना जी 13, 1 हो गया लद्दाख से, 13 और 1 कितने हो गए 14, अब बचे कितने 5 जम्मू कश्मीर से, 5 जम्मू कश्मीर से, ठीक है। इसमें आप बेटा टॉप याद कर लेना, ठीक है, टॉप 5 टॉप 4 बस, ठीक है। चलिए आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई होगी, इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच। और मुन्ना, मेरी तुम सब लोगों से अपील है, ठीक है, पढ़ो यार, मन लगा के पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ रहे? 1,000 रुपए कम होते हैं, 1,000 रुपए का तुम्हारा बैच बहुत होते हैं 1,000 रुपए भाई साहब, ठीक है, उसके बावजूद भी तुम पढ़ते नहीं हो। मेरी बात समझ में नहीं आती कि भाई ऐसा क्यों करते हो तुम लोग, तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है, पढ़ो यार, मन लगा के पढ़ो, बाकी का और मोटिवेशन सेल्फ होता है यार, ठीक, खुद से पढ़ो, देखो खुद की अपनी हालत, क्यों पढ़ना चाहिए, एक वजह होनी चाहिए तुम्हारे जीवन में कि मुझे इसलिए पढ़ना है, और फिर उस वजह को फॉलो करते हुए पढ़ने लग जाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच।